शुरू करने जा रहे हैं हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट क्लास 12 एनसीईआरटी बुक नंबर 1 यूनिट नंबर 7 7वीं यूनिट है, यानी हम 12th की फर्स्ट बुक लेने जा रहे हैं जो पहला पार्ट था, और 7th यूनिट लेने जा रहे हैं 7वीं यूनिट, जिसे हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। जहाँ तक क्लास 11th का सवाल था उसमें आपने इसी पी ब्लॉक में दो ग्रुप्स पढ़े थे, बोरान फैमिली एंड कार्बन फैमिली, हम लोगों ने कंपाइल किया था। आइए उसी के आगे से हम शुरू करने जा रहे हैं, और सबसे पहले जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में सबसे पहला परिवार, सबसे पहली फैमिली हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ई, जिसे हम कहते हैं नाइट्रोजन फैमिली। सबसे पहले या इसी को पुराने जमाने में एक नाम दिया जाता था, दे आर कॉल्ड निकोजेंस। निकोजेंस का मतलब होता था सफोकेटिंग। मतलब ये होता है कि इनके जो इन्वायरमेंट्स होते हैं वो सफोकेटिंग होते हैं। जैसे केवल नाइट्रोजन का इन्वायरमेंट लेंगे, ऑक्सीजन नहीं होगी तो सांस लेने में दिक्कत होगी, सफोकेशन होगी। या फास्फोरस या वाइट फास्फोरस के इन्वायरमेंट में जाते हैं तो सांस लेने में, ब्रीथ करने में दिक्कत होती है, यानी सफोकेटिंग होता है। इसीलिए हम इनको नाम दे देते हैं निकोजेंस, यानी सफोकेटिंग एलिमेंट्स। ऐसे करके यदि हम इसके ग्रुप की बात करें तो आप अच्छे से जानते हैं बेटा कि आपकी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में हम इसे 15th ग्रुप कहते हैं, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम इसे 5th ए ग्रुप भी कहा करते हैं। क्लियर है? तो हम इसी ग्रुप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसे आप नाइट्रोजन फैमिली, निकोजेंस, 15 ग्रुप या 5th ए ग्रुप कहते हैं। चलिए, हमें जो पढ़ना है बेटा, नाइट्रोजन फैमिली पढ़नी है, ऑक्सीजन फैमिली पढ़नी है, हेलोजन फैमिली पढ़नी है, नोबल गैसेस पढ़नी है। जहां तक नाइट्रोजन फैमिली का सवाल है, सबसे लंबी फैमिली है, तो लगभग 6 लेक्चर्स तो लगेगी ही कम से कम। मैं मान के चलता हूँ 7 भी लग सकते हैं, पर 6 मिनिमम मानते हैं। इसके बाद ऑक्सीजन फैमिली है, उसमें 1 लेक्चर कम लगेगा। हेलोजन फैमिली में फिर 1 लेक्चर कम लगेगा, और नोबल गैसेस में फिर 1 लेक्चर कम लगेगा। यानी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमारे ग्रुप्स में नंबर ऑफ लेक्चर्स कम होते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट क्लास 12th फर्स्ट बुक, गलती से बुक लिख दिया है, सॉरी, क्षमा प्रार्थी हूँ, सही कर देता हूँ। इट इज बुक एक्चुअली। फर्स्ट बुक है 7th यूनिट, ठीक, नाइट्रोजन फैमिली। शुरू करें? चलिए हटा देता हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन फैमिली। सबसे पहले यदि मैं नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स की बात करूं तो जो एलिमेंट्स है बेटा उनसे मिलिए। नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, और बिस्मथ है। ये एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। एंटीमनी में अब तुम्हें लग रहा होगा सर नाइट्रोजन एंड फास्फोरस पी, आर्सेनिक एस, समझ में आया, बिस्मथ। पर एंटीमनी में एम या एटी क्यों नहीं हुआ, ये एसबी क्यों हुआ? एक्चुअली इसका नाम होता है स्टीबियम। क्या नाम होता है? स्टीबियम। इट इज अ लैटिन नेम, पर हम इसे कॉमनली इंग्लिश में नाम दे देते हैं एंटीमनी। क्लियर? चलिए सबसे पहले नंबर पर जरा मैं आपको इनके बारे में थोड़े से ज्ञान की बातें बताना शुरू करता हूँ। सबसे पहली बात, शुरू के 2 एलिमेंट यानी नाइट्रोजन एंड फास्फोरस आर प्योरली नॉन मेटल्स। ये दोनों एलिमेंट कैसे हैं? नॉन मेटेलिक हैं। अगले 2 एलिमेंट एंटीमनी और आर्सेनिक और एंटीमनी, दे आर मेटेलॉइड्स। दीज आर मेटेलॉइड्स। ये क्या होते हैं? मेटेलॉइड्स होते हैं। ये मेटेलॉइड्स हैं। और जहां तक बिस्मथ का सवाल है, इट इज प्योर मेटल। ये प्योरली क्या होती है? मेटेलिक नेचर की होती है, यानी मेटल होती है। क्लियर? आपने कभी सुना होगा किसी भी ग्रुप में जो मेटेलॉइड होता है उसके ऊपर जाइए नॉन मेटल्स मिलते हैं, नीचे जाइए मेटल्स मिलते हैं। मतलब यदि मैं बोलूं कि आर्सेनिक और एंटीमनी में किसी एक को चूज कर ले, ऊपर वाला या नीचे वाला, सपोज करिए मैंने नीचे वाले एंटीमनी को चूज किया, स्टीबियम को, तो नीचे आने पर कैसा होने लगेगा? मेटेलिक। ऊपर जाने पर नॉन मेटेलिक। यानी इसके अंदर, एंटीमनी के अंदर, मेटेलिक प्रॉपर्टीज ज्यादा और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी कम। मेटेलिक प्रॉपर्टीज ज्यादा और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज कम। लेकिन यदि मैं यहीं पर बात करूंगा आर्सेनिक की, तो आर्सेनिक के लिए हम ये बोलेंगे कि आर्सेनिक में नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज ज्यादा और मेटेलिक प्रॉपर्टीज कम। जैसे फॉर एग्जांपल
हम आर्सेनिक को +3 +5 -3 में भी ला सकते हैं, क्योंकि ये नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करेगी, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में भी नेगेटिव। पर एंटीमनी और बिस्मथ ये तो मेटल ज्यादा है ना, तो जो मेटल्स हैं उनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स को नेगेटिव नहीं किया जा सकता, यानी ये नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स में जाना पसंद नहीं करेंगे। मतलब ये तो हमेशा याद रखिएगा, जो ऊपर वाला होगा वो मोर नॉन मेटेलिक होगा, जो नीचे वाला होगा वो हमेशा मोर मेटेलिक होगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इनके एटॉमिक नंबर्स की बात करते हैं। मैंने आपको बताया था ग्रुप नंबर 5 है, 2 जोड़ दीजिए तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर आ जाएगा। अब आप कैसे जोड़ते हैं आपको याद है, पहले 8 जोड़ते हैं तो 15 आएगा। जब आप 8 जोड़ते हैं तो मैंने आपको सिखाया था इलेक्ट्रॉन केवल एस और पी में आते हैं। फिर आप 18 इसमें जोड़िए, जरा 18 जोड़ेंगे तो 33 आएगा। और जब हम 18 जोड़ते हैं तो एस, पी और डी में भी इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। फिर आप इसमें 18 जोड़िए, 18 जोड़ेंगे तो 51 आएगा। फिर इसमें एसपीडी आ जाएगा। अब 32 जोड़िए, तो जब 32 जोड़ेंगे तो इसका 83 आ जाएगा, और इसमें एस, बी, डी, एफ सारे आ जाएंगे। याद है ना, हमने क्या कहा था बेटा, पहले 8, 18, 18, 32, 32। जब 8 जोड़ते हैं तो एस और पी होते हैं। जब 18 जोड़ते हैं तो बाहर एस, पी, डी तीनों आते हैं। जब 32 जोड़ते हैं तो एस, पी, डी, एफ चारों आते हैं। कैसे आते हैं आइए इसे भी सिखाता हूं, पर उससे पहले एक छोटी सी आपको बात बता देता हूं। और वो छोटी सी बात केवल ये है कि हम बात करने जा रहे हैं इनकी अकरेंस। अकरेंस समझते हैं, अकरेंस यानी ये हमें मिल कहाँ रहे हैं। तो एक एक की बात करें। यदि हमसे नाइट्रोजन की बात की जाए तो नाइट्रोजन की अकरेंस किसमें है, सबसे ज्यादा या बहुत ज्यादा एयर में है। इसके अलावा ये आपको साल्ट पीटरेज यानी साल्ट पीटर्स भी कहते हैं, KNO3 या NaNO3 नाम जानते हैं आप इनके। इसे आप चिली साल्ट पीटरे, इसे आप इंडियन साल्ट पीटरे कहते हैं। तो साल्ट पीटर भी कुछ लोग पढ़ते हैं, मैं साल्ट पीटरे बोल रहा हूँ, होता तो पीटरे ही है, PETRE, आप जो भी पढ़ना चाहें। तो कहाँ मिल रहा है बेटा, एयर में मिल रहा है, KNO3 NaNO3 में मिल रहा है। और हम अपनी बॉडी में बात करें तो क्या प्रोटीन में भी नाइट्रोजन पाई जाती है, यानी प्रोटीन भी इसका एक अच्छा सोर्स होता है। लीजिए किसके सोर्स है बेटा, ये नाइट्रोजन के। इसी तरह से यदि हम फास्फोरस के सोर्स की बात करें तो मेन सोर्स ऑफ फास्फोरस इज कैल्शियम फॉस्फाइड, हमारी बोन्स में होता है, सॉरी कैल्शियम फॉस्फेट। इस फॉर्म में आपको फास्फोरस ढेर सारा मिलता है। याद है, एपेटाइट नाम के मिनरल्स होते हैं, सुने ना, क्लोरोएपेटाइट, फ्लोरोएपेटाइट्स, ये कैल्शियम फॉस्फेट ही होता है, इसमें ज्यादा पाया जाता है। मैं मिलाऊंगा आपको एपेटाइट फैमिली से भी आगे बढ़ते हैं। जो आर्सेनिक है, जो बेटा आर्सेनिक है AS, और जो एंटीमनी है SB, ये एग्जिस्ट करते हैं एज सल्फाइड जनरल। ऐसा नहीं है कि इनका ऑक्साइड नहीं है या हाइड्राइड नहीं है, पर जनरली एक इस फॉर्म में, सल्फाइड्स की फॉर्म में। यानी आर्सेनिक कैसे मिलेगा, AS2S3, एंटीमनी कैसे मिलेगा, SB2S3। लीजिए, और जहां तक बिस्मथ का सवाल है, सबसे लास्ट में कौन आता है, बिस्मथ। ये हमें जनरली मिलता है एज ऑक्साइड, अपने ऑक्साइड की फॉर्म में, इट इज Bi2O3। हालांकि सल्फाइड्स भी मिलते हैं बिस्मथ के, Bi2S3। तो ये इनका नेचुरल अकरेंस होता है, यानी नेचर में किस तरीके से मिल जाते हैं, ये मैंने आपको दिखाया है बेटा। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ये तो मैंने आपको एलिमेंट से मिला दिया, उनके नेचुरल अकरेंस से मिला दिया, इनकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी वे कौन मेटल और नॉन मेटल मेटेलॉइड्स हैं ये बता दिया, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस देख लिए। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पहली हेडिंग की, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसे हटा दो बच्चा। चलिए, तो पहली हेडिंग जो हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, वो हेडिंग है ये, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए भाई, कैसे लिखते हैं, सबसे पहले प्रीवियस नोबल गैस, इसके बाद इनके वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2NP3। एक बात हमेशा याद रखिएगा, NP3 लिख दो, NS2NP3। आप कहेंगे सर आपने तो S और P में ही डाले। याद रखिए, जिस दिन इलेक्ट्रॉन 18 होंगे मैं D में भी डालूंगा, और D हमेशा कौन सा होगा, N-1D।
और जिस दिन 32 होंगे उस दिन F में भी डालूंगा। F कौन सा होगा? n-2f, जो हमने सीखा था F ब्लॉक T ब्लॉक से, ये होता है। अब ध्यान से यदि आप इसका कॉन्फ़िगरेशन देखें तो एक चीज आपको साफ नजर आएगी कि ये P3 है, यानी इनका हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। कैसा कॉन्फ़िगरेशन है? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। लीजिए, और यदि मैं यहाँ n की बात करूं कि व्हाट इज n है, ये n क्या चीज है, तो इस n के बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि ये n होता है किसी भी एलिमेंट का पीरियड नंबर, जो कि बराबर होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ कितने शेल्स, यानी नंबर ऑफ शेल्स के बराबर। चलिए जरा एक नजर एलिमेंट्स पर डाल दी जाए कि एलिमेंट्स हमारे पास कौन कौन से यहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो जब एलिमेंट्स की बात आती है तो एलिमेंट आपके पास पहला आता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। और थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको इनके एटॉमिक नंबर्स बताए थे। यदि मैं एटॉमिक नंबर याद दिलाऊं तो आपने कहा था नाइट्रोजन का कितना है? 7। फिर आपने 7 में कितना जोड़ा था? 8, तो हो गया था 15। फिर कितना जोड़ा था आपने? 18, तो 18 जोड़ा था तो हो गया था 33। फिर आपने 18 जोड़ा था तो हो गया था 51, और फिर 32 जोड़ा था तो हो गया था 83। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, मैं आपको बाकायदा दिखा रहा हूं कि यहां से और यहां तक आपने 8 इलेक्ट्रॉन्स डाले हैं, ठीक है, पर यहां से और यहां तक आपने 18 इलेक्ट्रॉन्स डाले, फिर यहां से और यहां तक भी आपने 18 इलेक्ट्रॉन्स डाले हैं, और यहां से यहां तक आपने 32। पी ब्लॉक में हम ऐसे ही बोला करते हैं। क्लियर है? अब हम कॉन्फ़िगरेशन लिखने जा रहे, देखिएगा सबका। तो नाइट्रोजन का लिखना है तो पहले लिखेंगे हीलियम, 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड पीरियड का है तो n बराबर 2 रखेंगे, 2s2 2p3। फास्फोरस के लिए हीलियम के बाद वाला नियॉन रखेंगे। 8 इलेक्ट्रॉन्स आए, देखिए 8 का मतलब s और p में, पीरियड तीसरा हो गया तो 3s2 3p3। अब आइए चौथे पीरियड में 18 आए हैं तो आर्गन लिखेंगे, पर यदि 18 आए हैं बेटा तो d भी आएगा, पर n-1 वाला, यानी 3d में 10 हो जाएंगे, और 4s में 2, 4p में 3। 18 आए हैं क्रिप्टॉन के बाद, सॉरी आर्गन के बाद क्रिप्टॉन, लीजिए ठीक, कितने हैं? 18, तो d आ जाएगा, 4d 10, 5s2 5p3। अब देखिए 32 आए हैं क्रिप्टॉन के बाद ज़ीनॉन, कितने आए बेटा? 32, तो F में भी आ गया होगा तो 4f 14, D में भी आया होगा 5d 10, और फिर वही 6s2 6p3। ऐसे लिखे जाते थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। एक बार मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूं ये सारी चीजें। क्लियर? अब यदि हम इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो देख लीजिए बेटा, इनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? सभी में ऑल हैव 5 आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इन सभी के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपको नजर आ रहे होंगे, जिन्हें आप निकाल सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इनके कॉन्फ़िगरेशन किसके हो जाएंगे? नोबल गैस के स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, या इनकी ऑक्टेट्स कंप्लीट होनी शुरू हो जाएगी। और जब हम नीचे की तरफ जाएंगे तो याद करिएगा कि जितना नीचे जाते थे ये S वाला उतना इनर्ट होता था, यानी यहां पर काम करेगा एक इनर्ट पेयर इफेक्ट भी। किसमें काम करता है? लास्ट वाले 2 में, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ये हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ नाइट्रोजन फैमिली मेंबर्स। अब मैं बात करूंगा इनकी वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। तो वैलेंसीज अभी हम बड़ी कॉमन सी सीखेंगे, इनकी बहुत ज्यादा उसके डिटेल्स में नहीं जाएंगे। तो बना डालिए, जैसे 18 आते हैं D में आते हैं, 32 आते हैं F D सब में आ जाते हैं, 8 होते हैं S और P, 18 होते हैं S P D, 32 होते हैं S P D F, और ये याद रखिएगा n-1 D होता है, n-2 F होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं अगली हेडिंग नंबर 2 की, जो है वैलेंसी एंड
ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सबसे पहले कहते हैं ऑल आर, ये सारे के सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं ऑल आर कैसे हैं, ट्राईवैलेंट, यानी सबसे पहले ये कितनी वैलेंसी शो करते हैं, ट्राईवैलेंट एंड पेंटावैलेंट आल्सो। और इसके साथ साथ क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन हैं तो ये पेंटावैलेंट भी हो सकते हैं, एक्सेप्ट किसे छोड़ के, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को छोड़ के, ठीक है। यानी इसका मतलब यदि हम वैलेंसी की बात करें, कॉमनली किसकी बात करें बेटा, वैलेंसी की सबसे पहले, तो वैलेंसी में एक तो आपका नाइट्रोजन है जिसकी वैलेंसी कितनी है 3, पर नाइट्रोजन के अलावा जो फास्फोरस है, जो आर्सेनिक है, जो एंटीमनी है, जो बिस्मथ हैं, ये सारे के सारे 3 वैलेंसी भी शो करते हैं और 5 वैलेंसी भी शो करते हैं। लेकिन कभी कभी वो कहता है कि बताइए इनकी मैक्सिमम वैलेंसी या मैक्सिमम कोवैलेंसीज कितनी, तो याद रखिए जब नाइट्रोजन के केस में आती है तो बस 1 बढ़ा दीजिए 4 हो जाती है, और अदर यानी फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, इनके केस में जब आप इसे देखते हैं तो ये 6 हो जाती है। जैसे PCl 6 बॉन्ड बना सकता है, PCl 6 माइनस, अब नाइट्रोजन भी बना सकता है 4 बॉन्ड, याद करिए NH4 प्लस अमोनियम आयन, तो ये इनकी मैक्सिमम वैलेंसीज होती हैं। पर हाँ नाइट्रोजन की मैक्सिमम 4 हो सकती है कोवैलेंसी, इससे ज्यादा नहीं, और जब 4 होगी तो नाइट्रोजन पर एक पॉजिटिव चार्ज होगा और फास्फोरस की 6 हो सकती है, इस पर एक नेगेटिव चार्ज होगा। यानी किसी भी एलिमेंट की कोवैलेंसी यदि 4 है तो याद रखिए ये एलिमेंट यदि M है, किसी के साथ भी एलिमेंट A लिख देता हूं ज्यादा अच्छा रहेगा, किसी भी एलिमेंट A के साथ यदि इसकी वैलेंसी 4 है तो इस पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा, और किसी के साथ यदि इसकी वैलेंसी 6 है तो हमेशा इसके ऊपर -1 चार्ज होगा, याद रखिए। और यहाँ पर रिमेंबर नाइट्रोजन नहीं हो सकता, ये नाइट्रोजन भी हो सकता है, फास्फोरस भी हो सकता है, फॉस्फोनियम, अमोनियम सब हो सकते हैं। तो ये बात है इनकी वैलेंसीज की। तो कॉमन वैलेंसी 3 और 5 है, पर कुछ अनकॉमन या मैक्सिमम वैलेंसी 4 और 6 भी होती हैं, पर नाइट्रोजन 4 से ज्यादा कोवैलेंसी शो नहीं करता, और रीजन होता है क्योंकि नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, डी ऑर्बिटल एब्सेंट होते हैं, ये ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर सकता, अपनी ऑक्टेट को बड़ा नहीं कर सकता। हमने केमिकल बॉन्डिंग में इसे सीखा था बेटा कि सेकंड पीरियड एलिमेंट अपने वैलेंस शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते और वो 4 से ज्यादा बॉन्ड्स नहीं बना सकते, और नाइट्रोजन सेकंड पीरियड है तो मैक्सिमम ये बना सकता है 4 बॉन्ड, इससे ज्यादा नहीं। क्लियर है? तो ये तो बात रही इनकी कॉमनली वैलेंसीज की भाई, ठीक है। तो जब भी ये वैलेंसी 6 या 4 शो कर रहे हैं, देखिए एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, यानी कोऑर्डिनेशन फॉर्म में या कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, इनमें हमेशा कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स पाए जाते हैं, हमेशा। जब भी ये +4 होगा या ये +6 होगा तो इसमें आपको जनरली कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स देखने को मिलेंगे। कोई डाउट है इतने में? कहते सर क्या कोई एक एलिमेंट दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है? हाँ, जैसे PCl5 सॉलिड हम सीखेंगे क्योंकि हमारे कोर्स में कंपाउंड हैं, PCl3 भी पढ़ना है, PCl5 भी पढ़ना है आपको, तो हम उन्हें पढ़ेंगे। तो ये तो बात होगी बच्चे वैलेंसी। अब अपन बात करेंगे वैलेंसी के बाद दूसरा इसी के अंदर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि हमने दोनों चीजें लिखी थी, अब हम ऑक्सीडेशन स्टेट पे आ जाते हैं। चलो ऑक्सीडेशन स्टेट पर आइए, पहले एक बार एलिमेंट्स लिख दिए जाए सारे के सारे। ये है नाइट्रोजन, ये है फास्फोरस, ये है आर्सेनिक, ये है एंटीमनी और ये है बिस्मथ। सबसे पहले इनकी जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो है +3, यानी ये +3 शो करेगा, ये भी 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 +3 शो करेगा, यानी 3 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं पी वाले। थोड़ा मुश्किल काम था पर निकाले जैसे तैसे। दूसरे नंबर पर जो है वो है +5, यानी ये सारे इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, सारे निकाल रहा है, सारे निकाल रहा है, सारे निकाल रहा है। ये वैलेंसी 5 नहीं होती, ऑक्सीडेशन स्टेट 5 हो सकती है। पर इनके अलावा एक खास बात, कहते हैं नाइट्रोजन के केस में ये -3 भी होती है, फास्फोरस के केस में -3 भी कॉमन है,
आर्सेनिक के केस में भी माइनस हो सकती है, पर हाँ इनके केस में हम माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट्स लेना पसंद नहीं करते। मैंने अभी बताया था ये मोर मेटेलिक हैं, इसलिए इनकी माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट बना पाना हमारे लिए संभव नहीं। क्या इतनी बात आपको समझ में आई है बेटा? कहीं कोई डाउट हो? अब कहते सर आर्सेनिक की हमने तो -3 नहीं सुनी, आपने तो बहुत कुछ नहीं सुना। मैं आपको कंपाउंड बताता हूँ, नाम है गैलियम आर्सेनाइड। हियरिंग एड्स की चिप बनती है इससे, गैलियम आर्सेनाइड। उसमें गैलियम पर +3 और आर्सेनिक पर -3 चार्ज होता है। तो होते हैं बेटा आर्सेनाइड्स, याद रखिएगा। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते इसी में। जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, यहां पर आइए, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बेटा इनकी, ठीक है। तो जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, वो कह रहा है कि स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है, और आप रीजन दे रहे हैं कि इट इज ड्यू टू, किस कारण से? इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। जैसे जैसे नीचे आएगी स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? इंक्रीज। यदि +3 की इंक्रीज हो रही है तो हम ये बोलेंगे बेटा कि जैसे जैसे अपन लोग नीचे आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं? जैसे जैसे अपन नीचे की तरफ आ रहे हैं, जो स्टेबिलिटी ऑफ +5 है वो डिक्रीज हो रही है। और इसी तरह से नीचे आएंगे तो -3 भी डिक्रीज होगी, क्योंकि नीचे वाले तो माइनस शो करेंगे। और कुछ खास बात याद रखिएगा, जो नॉन मेटल्स हैं जैसे नाइट्रोजन है एंड फास्फोरस है, यदि इनकी हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो ये -3 से लेकर और मैक्सिमम +5 तक कुछ भी हो सकती हैं। यानी ये शो करते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम -3 to +5। तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में वापस आ जाते हैं थोड़ा सा। चलिए, जब हम कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में वापस आते हैं तो हम कहते हैं कि बिस्मथ के केस में इनर्ट पेयर इफेक्ट मैक्सिमम हो गया, तो इसकी +3 जो हो गई, इट विल बी मोस्ट स्टेबल। और जो +5 हो जाएगी वो लेस स्टेबल। तो जो ऊपर वाला, जैसे सपोज करिए हम आर्सेनिक की बात करें या स्टबीन की बात करें, तो इस केस में इसकी कौन सी ज्यादा स्टेबल है? +5 विल बी मोर स्टेबल। जो +5 होगी ये इसकी ज्यादा स्टेबल होगी, मोर स्टेबल। लीजिए, इसका मतलब ये हुआ कि यदि मैं इस चीज को इधर से देखना चाहूं तो कैन वी से हम ऐसे बोल सकते हैं, वाइट ले लेता हूं, कि हम ऐसे बोल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा जरा, कि यदि हमारे पास बिस्मथ है किसमें? +5 में, तो तुरंत चेंज होना चाहेगा बिस्मथ +3, यानी कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, तो इसका ΔG निगेटिव होगा। और यदि हमारे पास आर्सेनिक है +3 में, तो ये +3 से हमेशा जाना चाहेगा AS +5 में ज्यादा स्टेबल है, तो इसका भी ΔG होगा <0। लेकिन यदि हमारे पास आर्सेनिक +5 है तो ये बिल्कुल नहीं जाना चाहेगा आर्सेनिक +3 में, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है, तो ये नहीं जाना चाहेगा। यानी इस कंडीशन में इसका जो ΔG होगा वो >0 होगा। यानी ये स्पॉन्टेनियस, ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी। और यदि ऐसा हो रहा है तो बिस्मथ +5 के कंपाउंड जितने भी होंगे वो क्या होंगे? गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। इसी तरह से बेटा जो कंपाउंड आर्सेनिक +3 के होंगे, याद रखिए AS +3 कन्वर्ट हो रहा है, ये क्या होंगे? दे विल बी गुड, ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट। यानी बिस्मथ +5 गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा और आर्सेनिक +3 एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। क्लियर है बेटा? तो +3 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। सबसे नीचे बिस्मथ की +3 इज मोर स्टेबल, ऊपर वालों की +5 इज मोर स्टेबल, क्योंकि नीचे जाने पर +3 की स्टेबिलिटी बढ़ती है और यहाँ मैक्सिमम हो जाती है, +5 की घटती है और यहाँ मिनिमम हो जाती है। यानी +5 वाली ये बहुत कम स्टेबल, ऑलमोस्ट अनस्टेबल है, तो हम कहेंगे कैसी है? लीस्ट स्टेबल। बोल भाई, कहीं कोई डाउट है किसी को इतने में तो बता दिए।
ये हैं डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स, बना सकते हो। तो ये बात थी ऑक्सीडेशन स्टेट्स की, जल्दी से बना डालिए, फिर और थोड़ी सी प्रॉपर्टीज से मैं आपको मिलाता हूँ, जल्दी बना लीजिए बेटा। हो गया, चलिए 10 सेकंड दे रहा हूं, काफी ज्यादा लिखा है क्योंकि नाइट्रोजन और फास्फोरस केवल इन दो के लिए ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम, और इनके बीच कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट ये अचीव कर सकते हैं। ये कोई इंटीग्रेशन नहीं है, ये मैंने ऐसी बस मैक्सिमम मिनिमम बनाने के लिए दिखा दिया है। हटाऊं, चलिए अगली हेडिंग पर चलते हैं और बात करते हैं सबसे पहले नेक्स्ट हेडिंग में इनकी एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, और इसी के साथ साथ हम बात करेंगे इनकी आयोनिक रेडियस आल्सो, क्योंकि नीचे जरा थोड़ा सा दिमाग देके समझना है। यदि मैं इसकी एटॉमिक रेडियस की बात करूं तो हम सीधे सीधे कहते हैं इट इंक्रीजेस ऑन गोइंग डाउन, और यहाँ कोई कॉन्ट्रैक्शन काम नहीं करता, ना लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन ना D2D कॉन्ट्रैक्शन, वो सब काम करते हैं किसमें, बोरान फैमिली और कार्बन फैमिली में। इसका मतलब ये हुआ कि जब नीचे की तरफ जाएंगे तो नीचे की तरफ चलते हैं भाई, तो कौन है हमारे पास, ये नाइट्रोजन है, ये छोटा, फास्फोरस इससे बड़ा, आर्सेनिक इससे बड़ा, एंटीमनी इससे बड़ा, और बिस्मथ सबसे बड़ा। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ऐसे करके आपने इसे याद किया था। पर जब बात करेंगे आप इनकी एटॉमिक रेडियस की तो आपको बड़ा अजीब सा लगेगा, क्योंकि क्या होता है, देखिए पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। हम जब नाइट्रोजन को लेते हैं, फास्फोरस को लेते हैं या आर्सेनिक को लेते हैं, तो ये अपने नेगेटिव आयंस बना सकते हैं ऐसे करके। तो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो अभी भी एटॉमिक रेडियस बढ़ रही है आर्सेनिक, लेकिन जैसे ही आप आर्सेनिक के बाद किस पर आ गए हैं बेटा, एंटीमनी और बिस्मथ पर, ये हमेशा क्या शो करेंगे, +3 एंड +3। और आपको पता होना चाहिए कैटायन की रेडियस एकदम से छोटी हो जाती है, इसीलिए जो आर्सेनिक की रेडियस होगी वो इससे भी बड़ी होगी और ऐसे है। तो ये इनकी रेडियस का ट्रेंड आता है, ठीक। पर आप जब इसको टेक्स्ट बुक पे देखते हैं तो ये ऐसे नहीं लिखी होती, आयनिक रेडियस लिखते नॉर्मल वे में वैसे ही, कैसे, ऐसे। वो कहेंगे नाइट्रोजन है, देन फास्फोरस है, देन आर्सेनिक है, और आर्सेनिक की एंटीमनी से ज्यादा, और फिर बिस्मथ की। गलती लिख गया हूँ, सही कर देता हूँ, छोटी सी मिस्टेक हो गई है मुझसे, नीचे जाने पर उसकी आदि बढ़ेगी। लीजिए दिस, तो ये तो पॉजिटिव है, कि कम निगेटिव से हुई पर नीचे जाने पर बढ़ रही है। तो ये इनकी आयनिक रेडियस का थोड़ा सा एबनॉर्मल सा ऑर्डर हमें देखने को मिलता है। तो जो ये लिखी है ये आयनिक रेडियस लिखी है बेटा, याद रखिए, और जो नीचे ऊपर लिखी है एटॉमिक रेडियस लिखी है। और ये आयनिक रेडियस का ऐसा ऑर्डर क्यों है, इस कारण से कि इनके केसेस में तो आपने एनायंस लिया आयंस, और इनकी केसेस में आपने कैटायंस लिए, क्योंकि इन्हीं फॉर्म में ज्यादा पाए जाते हैं नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। ये इनकी एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस का ट्रेंड है बेटा। हो गया, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, और ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल, जो भी आपको अच्छा लगता हो, तो हम बोल सकते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी। बड़ा आसान सा है, देखिए नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है। पहली बात, नीचे की तरफ जा रहा है तो एटॉमिक रेडियस बढ़ रही है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है तो अट्रैक्शन कम हो रहा है, उसका निकलना आसान है। दूसरा ये मेटल है, मेटल भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, आराम से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो इसकी तो वैसे ही कम हो जाएगी।
यानी आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज ऑन गोइंग डाउन। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है कंटिन्यूअसली। तो डिक्रीजेज ऑन गोइंग डाउन। जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाओ सॉरी जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जा रहे हैं बेटा, वैसे वैसे आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्योंकि साइज बढ़ रहा है। साइज बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर कम हो रहा है, अट्रैक्शन कम हो रहा है, तो उसका निकलना हमारे लिए आसान हो रहा है, इजी हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं और मैं आपको एक छोटी सी चीज यहां पर बताना चाहता हूं। इसे कहते हैं फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट्स। इसकी मुझे थोड़ी सी जरूरत है। क्या जरूरत है, सुनिएगा। जो नाइट्रोजन है वो डाई एटॉमिक गैसेस फॉर्म में पाई जाती है। कैसे पाई जाती है, डाई एटॉमिक गैस। सर ऐसा क्यों है, पढ़ेंगे ये भी हम। जो फास्फोरस है वो P4 टेट्रा एटॉमिक सॉलिड होता है, पर इसके बाद जो है आर्सेनिक, एंटीमनी या बिस्मथ, ये सारे के सारे नेटवर्क सॉलिड होते हैं। कैसे होते हैं, नेटवर्क सॉलिड्स। इसका मतलब ये ज्यादा अच्छे सॉलिड है, पूरी नेटवर्किंग है, जैसे डायमंड वगैरह में होता था उस टाइप की नेटवर्क है। ये भी टेट्रा 4 ऐसे ही करके, पर है कैसे, नेटवर्क सॉलिड। यानी इनके पॉलीमर्स बनते चले जाएंगे, कि जिससे डायमंड था ना C4 4 वैलेंसी थी, फिर आपने पॉलीमर सा बना दिया था, बिल्कुल वैसे। तो ये वाले जो होंगे ये सारे के सारे क्या होंगे बेटा, ये नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड्स होते हैं। तो इसका मतलब इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ गजब का ही होता है, और इसका जो असर पड़ता है इनकी फिजिकल स्टेट का, वो असर सबसे पहले हमें जो दिखाई देता है बेटा, वो असर दिखाई देता है सबसे पहले नंबर पर हमें इनके मेल्टिंग पॉइंट्स पर। हम जब बात करते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट्स की, इसकी बात करते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट्स की, तो जरा देखिए, जब आप मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो ये तो है नाइट्रोजन, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है और फास्फोरस का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। इसके आगे बढ़ेंगे तो आर्सेनिक का इससे भी ज्यादा है। क्लियर, क्यों हो रहा है ऐसा, देखना, क्योंकि नाइट्रोजन डाई एटॉमिक से टेट्रा एटॉमिक में बदली, तो अट्रैक्शन बढ़ा, अट्रैक्शन बढ़ा क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ा, और ये नेटवर्क हो गया, इनमें अट्रैक्शन और ज्यादा हो गया। पर ये तो तीनों नेटवर्क है ना बेटा। अब इन तीनों नेटवर्क में जब हम नीचे की तरफ जाएंगे तो साइज बढ़ेगा, और साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड वीक होगा, वीक होगा तो उसे मेल्ट करना कंपैरेटिवली आसान होगा। यानी जो आर्सेनिक है उसका एंटीमनी से ज्यादा, और जो एंटीमनी है उसका बिस्मथ से ज्यादा हो जाता है मेल्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पर जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं उनका कोई डेफिनेट वेल डिफाइंड ऑर्डर हमें नहीं मिलता, और ऐसा ऑर्डर होने का रीजन क्या है मैंने आपको बताया, क्योंकि डाई एटॉमिक गैस है, इसका तो बहुत कम होगा मेल्टिंग पॉइंट, ऑलरेडी गैसियस फॉर्म में। ये आपका सॉलिड है, इसे मेल्ट कराने के लिए ज्यादा, ये भी सॉलिड है, पर इन्हें मेल्ट कराना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड्स बन रहे हैं। इस कारण से जो आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ है, इनके मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाते हैं। पर हमेशा मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट जो होता है इस ग्रुप में, वो किसका होता है, आर्सेनिक है, मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट। रीजन है ड्यू टू नेटवर्क कोवेलेंट स्ट्रक्चर ऑफ आर्सेनिक, क्योंकि इसका नेटवर्क कोवेलेंट स्ट्रक्चर होता है। क्लियर, तो इतना बनाइए बेटा, फिजिकल स्टेट, आयोनाइजेशन एनर्जी एंड मेल्टिंग पॉइंट्स। फिर मैं आगे लाता हूं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कैटिनेशन प्रॉपर्टी, इन पर बना डालिए जल्दी से। आसान है, कुछ भी इतना डिफिकल्ट नहीं बेटा। हटाऊं, चलिए अब बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी की, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इसमें खास बात यह है, जनरली आपको पढ़ाया जाता है कि नीचे की तरफ जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यू होती है वो घटती है, पर यहां देखिए, नाइट्रोजन से ज्यादा फास्फोरस की है, फास्फोरस से ज्यादा आर्सेनिक की है,
आर्सेनिक से ज्यादा एंटीमनी की। बिस्मथ के बारे में कोई कमेंट्स नहीं किए जाते क्योंकि वो प्योर मेटेलिक है। कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऐसा ऑर्डर क्यों आता है? तो हमेशा याद रखिएगा, जब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा, कैसा? स्टेबल, इनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा इंक्रीज होगी ऑन गोइंग डाउन, ऑन गोइंग डाउन, क्योंकि स्टेबल होने के कारण छोटा है, इसमें इलेक्ट्रॉन बिल्कुल इंसर्ट नहीं हो पाएगा। पर जैसे जैसे बड़ा होना शुरू होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन का इंसर्शन एडिशन आसान होगा, और इलेक्ट्रॉन को ऐड ही करना होता है एफिनिटी में, ये इलेक्ट्रॉन को ज्यादा आराम से गले लगाएंगे, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बाद अगली हेडिंग पर आ जाते हैं, और अगली हेडिंग हमारे पास आती है बेटा, इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसमें दो की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, किसकी? नाइट्रोजन एंड फास्फोरस की, और बाकी सब मेटेलॉइड हैं तो उनकी हाइड्रोजन से कम है। और एंटीमनी एंड बिस्मथ ऑलमोस्ट हैव सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि दोनों में मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट कैसी हो जाती है? सेम। तो ये ऑर्डर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। आगे बढ़ जाते हैं इसी में, और एक ऑर्डर और देख लेते हैं बेटा, बात कर लेते हैं इनकी डेंसिटी। तो डेंसिटी हमेशा एज यूजुअल वाला ट्रेंड रखती है, यानी नीचे की तरफ जाने पर डेंसिटी बढ़ती है। तो आइए डेंसिटी का एक यूजुअल ट्रेंड लिख लेते हैं। क्या ट्रेंड होगा? नाइट्रोजन से ज्यादा फास्फोरस की, फास्फोरस से ज्यादा आर्सेनिक की, आर्सेनिक से ज्यादा एंटीमनी, एंड देन बिस्मथ। लीजिए, ये इनकी डेंसिटी का ट्रेंड है बेटा। तो ये है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ये है डेंसिटी। तो ये आपके पास सारे के सारे ट्रेंड्स लिखे हुए हैं, देख लीजिए किसी में कहीं कोई डाउट लग रहा हो। ये कुछ जनरल प्रॉपर्टी हैं शुरू इनिशियल स्टेट्स की, और भी मिलाता हूं इसके बाद, कैटेनेशन प्रॉपर्टी से मिलाता हूं, एलोट्रॉपी आएगी इसके बाद, हो गया है। ये सब आपको एनसीईआरटी में जो टेबल बनी होती है उसमें मिल जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसकी? कैटेनेशन पावर। देखिए सबसे पहले कैटेनेशन क्या है? एलिमेंट का आपस में जुड़ना। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, ये नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड है, ये फास्फोरस है और फास्फोरस के बीच बॉन्ड है। इसी तरह से ये ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड है, ये सल्फर है और ये सल्फर के बीच बॉन्ड है। बिल्कुल इसी तरह से ये फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच बॉन्ड है, ये क्लोरीन और क्लोरीन के बीच बॉन्ड है। ये जितने भी एलिमेंट्स मैंने यहाँ लिखे हैं, इन सब में एक खास बात है कि इन सब पे लोन पेयर्स हैं, सबके पास। इसमें दो दो हैं, इधर बना देता हूं, इसमें तीन तीन है। अब ध्यान से सुनिएगा क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। लोन पेयर यहां भी है, पर यहां लोन पेयर दूर हो गए क्योंकि साइज बड़ा हो गया है, यहाँ पास है तो इनमें रिपल्सन ज्यादा होता है, जिसके कारण फास्फोरस फास्फोरस बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, सल्फर सल्फर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, और क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। यानी ऊपर वाले जो बॉन्ड्स हैं वो कैसे बॉन्ड्स हैं? वीकर बॉन्ड्स। इन सब में ऊपर जो बॉन्ड्स हैं वो कैसे बॉन्ड्स हैं? वीकर, कमजोर बॉन्ड। लेकिन जो नीचे बॉन्ड्स हैं वो कैसे हैं? स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स। ऐसा क्यों? क्योंकि ऊपर साइज बड़ा छोटा है और लोन पे रिपल्सन ज्यादा हो जाता है। साइज बड़ा हो जाता है तो लोन पे रिपल्सन कम हो जाता है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। और कहते हैं जो कैटेनेशन पावर होती है, कहते हैं किसी भी एलिमेंट में, ठीक है, जिसमें भी सिंगल बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। हमेशा सिंगल बॉन्ड देखते हैं, याद रखिएगा। कैसा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। स्ट्रेंथ हाई होगी उसमें,
कैटेनेशन पावर हाई होगी। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। दो चीजों में बॉन्ड मजबूत बना हो तो दूर तक जुड़ जाते हैं, कमजोर बनाओ झटका लगते ही टूट जाते हैं। तो इसीलिए हम यदि कैटेनेशन की बात करें तो फास्फोरस की कैटेनेशन पावर नाइट्रोजन की कैटेनेशन पावर से कैसी होगी, ज्यादा। यदि हम कैटेनेशन पावर की बात करें तो हम कहेंगे कि फास्फोरस की कैटेनेशन पावर नाइट्रोजन से कैसी होगी, ज्यादा। यही कारण है कि फास्फोरस तो 4 जुड़ जाते हैं और नाइट्रोजन केवल 2 ही जुड़ पाते हैं, N2 ही बन पाता है। इसी तरह से यदि हम यहाँ पे बात करें तो हम कहेंगे सल्फर की कैटेनेशन पावर ऑक्सीजन से ज्यादा होगी। यही कारण है बेटा कि सल्फर तो 8 जुड़ जाते हैं पर ऑक्सीजन मैक्सिमम 3 ओजोन में जुड़ पाते हैं, ज्यादा नहीं जुड़ पाते। तो जो कैटेनेशन पावर होती है किसी भी एलिमेंट की, वो डिपेंड करती है उस एलिमेंट का जो सिंगल बॉन्ड बन रहा है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है। तो बॉन्ड हमेशा नाइट्रोजन वीक है, फास्फोरस स्ट्रांग है। इसीलिए नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना लेता है N के साथ ताकि स्ट्रांग हो जाए थोड़ा, पर फास्फोरस के साथ 3 बॉन्ड बनाना जरूरी नहीं समझता क्योंकि उसका सिंगल बॉन्ड ही काफी है। क्लियर? इसको 3 बनाने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि सिंगल बॉन्ड बड़ा वीक है। ऑक्सीजन को डबल बनाना पड़ता है क्योंकि वीक है। फ्लोरीन नहीं बना पाता पर बहुत वीक होता है, आराम से टूट जाता है। इसीलिए क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी फ्लोरीन से ज्यादा, सल्फर की बॉन्ड एनर्जी ऑक्सीजन से, फास्फोरस की नाइट्रोजन से ज्यादा होती है। तो लीजिए ये प्रॉपर्टी मैंने आपको सबकी बता दी, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन सबकी आ गई आपके पास। तो ये है कैटेनेशन पावर बेटा, ऐसे करके देखी जाती है। बना लीजिए, फिर आगे चलेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। बता दूं? चलिए, द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसे कहते हैं एलोट्रोपिज्म या एलोट्रॉपी जिसे कहते हैं। इस बता देता हूं, एलोट्रॉपी कहते हैं ये जो एलोट्रॉपी है ये सभी एलिमेंट्स के द्वारा शो की जाती है, शोन बाय ऑल एलिमेंट्स, एक को छोड़कर, एक्सेप्ट, किसे छोड़कर, बिस्मथ को। बिस्मथ एलोट्रॉपिज्म शो नहीं करता, बाकी सारे के सारे एलोट्रॉपिज्म शो करते हैं। जैसे यदि हम नाइट्रोजन के एलोट्रॉप्स की बात करें, किसके, नाइट्रोजन, तो 2 फॉर्म में पाया जाता है, एक अल्फा फॉर्म, एक बीटा फॉर्म। मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा इसके बारे में। इसकी अल्फा फॉर्म CCP स्ट्रक्चर रखती है और इसकी बीटा फॉर्म HCP स्ट्रक्चर रखती है। ये क्या है, सॉलिड स्टेट में देखेंगे CCP और HCP। इसी तरह से यदि हम बात करें किसकी, फास्फोरस की, तो होते तो बहुत सारे हैं पर यदि हम कॉमन से देखें तो आपने सुना होगा बेटा एलोट्रॉप्स, इसके व्हाइट फास्फोरस है, एक एलोट्रॉप रेड फास्फोरस होता है, एक एलोट्रॉप ब्लैक फास्फोरस होता है, एक स्कारलेट फास्फोरस होता है, बहुत सारे फास्फोरसेस होते हैं पर हम कॉमनली इन्हीं को पढ़ते हैं। इसी तरह से हमारे पास एंटीमनी और आर्सेनिक होते हैं जो 2 फॉर्म्स में जनरली आपने देखे होंगे, ग्रे कलर के होते हैं, ग्रे आर्सेनिक, ग्रे टिन कहा जाता है, और एक येलो होते हैं, यानी व्हाइट भी कहते हैं, गलती से टिन बोल गया हूं, एंटीमनी एंड आर्सेनिक। तो ये इनके क्या है, डिफरेंट टाइप के एलोट्रॉप्स हैं, पर हमें पढ़ना केवल इसके एलोट्रॉप्स के बारे में है, बाकी एलोट्रॉप्स हमें पढ़ने ही नहीं। वो तो मैंने बस बता दिए कि सब में शो की जाती है। बाकी जो एलोट्रॉप्स हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम केवल किसके एलोट्रॉप्स पढ़ते हैं बेटा, फास्फोरस के ही एलोट्रॉप्स पढ़ते हैं और किसी के एलोट्रॉप्स के बारे में हम कोई डिस्कशंस नहीं करते। लेकिन मैं यहाँ फास्फोरस के एलोट्रॉप्स ना पढ़ाकर मैं चाहता हूँ कि जब मैं आपको फास्फोरस एंड इट्स कंपाउंड्स पढ़ाऊँ तभी मैं आपको फास्फोरस के एलोट्रॉप्स के बारे में डिस्कशन करूँ। केवल मैंने यहाँ पे एलोट्रॉपिज्म दिखा दी है, बाकी आपको इनके बारे में पता है, सबसे स्टेबल ब्लैक, फिर रेड, फिर व्हाइट होता है, सबसे रिएक्टिव व्हाइट, फिर रेड, ब्लैक सबसे कम रिएक्टिव होता है। ये बाकी प्रॉपर्टीज आप इनके बारे में कुछ तो जानते ही होंगे, कुछ मैं डिस्कस करूंगा। तो ये है एलोट्रॉपिज्म, यहीं तक रखूंगा एलोट्रॉपी को, आगे नहीं बढ़ाऊंगा। क्लियर है इतना? इतने में कहीं कोई डाउट हो किसी को? और कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, केमिकल नेचर।
इनकी केमिकल नेचर कैसी है, एंड और इसी में मैं आपको दिखाऊंगा नेचर ऑफ जो कंपाउंड्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं। यानी अब हम बात करेंगे केमिकल रिएक्टिविटी की। यदि हम केमिकल रिएक्टिविटी की बात करें, इनकी केमिकल नेचर की बात करें, तो जो नाइट्रोजन है उसमें N और N के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये बहुत इनर्ट होती है, यानी बहुत लेस रिएक्टिव है। कैसी है? इनर्ट, यानी बहुत रिएक्टिव नहीं। कैसी है? इनर्ट। बिकॉज दो रीजन है। पहला, ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, यानी हाई बॉन्ड स्ट्रेंथ है, हाई बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ N ट्रिपल बॉन्ड N, इसे तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। और दूसरी बात कि ये नॉन पोलर बॉन्ड है, नॉन पोलैरिटी। भाई पोलैरिटी प्लस माइनस होता तो कोई अटैक करके जुड़ जाता। इसीलिए ये जो नाइट्रोजन है ना, ये जनरल नॉर्मल कंडीशन में किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती। इसीलिए जब भी आप नाइट्रोजन की रिएक्शन किसी से कराते हैं तो ड्रास्टिक कंडीशंस में कराते हैं, या तो हाई टेम्परेचर, या इसे जलाते हैं, या कोई कैटेलिस्ट वगैरह लेते हैं, तो ये नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शंस नहीं देती। ठीक है, चलिए आज यहीं तक रखेंगे। अगली क्लास हम केमिकल नेचर से शुरू करेंगे, कुछ इनकी रिएक्शंस के बारे में सीखेंगे, पढ़ेंगे, और फिर मैं आपको वापस लेके आऊंगा नाइट्रोजन पर, उसको पढ़ूंगा, फिर फास्फोरस और उसके कंपाउंड्स को पढ़ूंगा। आगे के कंपाउंड्स हमें नहीं पढ़ने। आज हम केवल यहीं तक रखते हैं बेटा नाइट्रोजन फैमिली को। वी शुड कंटिन्यू ऑन नेक्स्ट क्लास। अगली क्लास हम केमिकल नेचर एंड नेचर ऑफ कंपाउंड से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज यहाँ तक। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।